हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही होगी। प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 माई क्यूट इनोसेंट बीवी। अभी तक आपने पिछले पार्ट में देखा कि अहान के इस एक्शन से मानो रूही की आंखें ही बाहर आने को थी। रूही अहान को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी और जोर जोर से रोने लगी। उसे इस समय बहुत दर्द हो रहा था। अहान जब रूही को इतना तड़पता देखता है तो उसे समझते देर नहीं लगती कि रूही का पहली बार है। अहान खुद को रूही के अंदर डाले रोककर रूही के सीने को सहलाते हुए रूही के पूरे चेहरे पर किस करने लगता है। थोड़ी देर में रूही का रोना कम हो जाता है। अहान जब महसूस करता है तो धीरे धीरे वो रूही की बॉडी में मूव करने लगता है। रूही कसकर अहान से लिपट जाती है। उसे अब भी बहुत दर्द हो रहा था। रूही के नाखून अहान के बैक पर, गले पर और सीने पर अपने निशान छोड़ रहे थे। वही अहान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे रोक रूही की सिसकियां पागल कर रही थी। हर बढ़ते वक्त के साथ अहान वाइल्ड होता जा रहा था और रूही का अहान को और बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, पर अहान था कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अहान रात भर रूही को जी भर प्यार करने के बाद सुबह के 5 बजे रुकता है और रूही के बगल में लेटकर रूही को अपनी बाहों में भर लेता है। अब आगे की कहानी सुनिए। रूही अहान के लव के बाद इतना थक गई थी कि उसमें एक उंगली तक हिलाने की हिम्मत नहीं बची थी। रूही भी बिल्ली के बच्चे की तरह अहान के सीने में चुपकर सो गई। सुबह का वक्त, रात भर शालू और विशाल रूही को ढूंढते ढूंढते थक चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि रूही अचानक गायब कहाँ से हो गई। शालू इस समय पूरा चिढ़ चुकी थी। एक तो विशाल ने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया। पूरी रात वो दोनों बस रूही को ही ढूंढते रहे, पर रात से सुबह हो गई, रूही उन्हें कहीं नहीं मिली। विशाल और शालू दोनों का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उन्होंने मिस्टर भट्ट से रूही की कीमत भी ले ली थी, पर वो लोग रूही को मिस्टर भट्ट के पास ले जाते उससे पहले ही रूही गायब हो गई। विशाल और शालू दोनों अपना अपना सिर पकड़े एक रूम में बैठे थे। शालू विशाल की तरफ देखती हुई बोली, विशाल तुम्हें क्या लगता है रूही कहाँ गई होगी? कहीं उसे सब पता तो नहीं चल गया इसलिए वो यहाँ से भाग गई? विशाल शालू की बात सुनकर चिढ़ते हुए शालू की तरफ देखता है। उसके बाद गुस्से से उस पर भड़कते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर उसे कुछ पता चलता तो क्या वो ऐसे चुपचाप चली जाती? प्यार करती है वो मुझसे, और अगर तुमने यूं समय मुझे रोका ना होता तो रूही कहीं जाती ही नहीं। विशाल शालू को बोलते हुए उस पल को याद करता है जिस पल शालू ने उसे कॉरिडोर में खींच लिया था और उसे किस कर रही थी। उसी पल के बाद से रूही कहीं गायब हुई है और अब मिल नहीं रही है। विशाल सोफे से उठ शालू के पास जाता है और बिना कुछ बोले शालू की बॉडी से उनके कपड़े रिमूव करने लगता है। विशाल को अपने कपड़े खोलता देख शालू हैरानी से विशाल की तरफ देखते हुए बोली, विशाल ये तुम क्या कर रहे हो? हमें रूही को ढूंढना है। पर विशाल तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। विशाल अब तक शालू के कपड़े निकाल चुका था। शालू इस समय सिर्फ अपने अंडरगारमेंट में थी। शालू विशाल को दोबारा रोकते हुए बोली, विशाल क्या कह रहे हो तुम? मुझे अभी ये सब नहीं करना। मैं पहले से ही उस रूही को ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ। अब ये सब। शालू आगे कुछ बोलती उससे पहले ही विशाल शालू के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। शालू जितना विशाल को खुद से दूर करने की कोशिश करती, विशाल उतना ही अग्रेसिव हो जाता। थोड़ी देर बाद दोनों के कपड़े फर्श पर थे और शालू की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। वही विशाल शालू की दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर दबाकर दूसरे हाथ से उसके सीने को अपने हाथों में भर उसे जोर जोर से प्रेस करते हुए खुद को शालू के अंदर मूव कर रहा था। शालू बस दर्द सहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। अहान का रूम। अहान और रूही दोनों अब तक सो रहे थे। दोनों की बॉडी पर सिर्फ एक सिल्क की चादर थी। अहान अपने पेट के बल सोया हुआ था। अहान की पूरी बैक नजर आ रही थी, साथ ही उसके बैक पर बने नाखूनों के निशान। उसका एक हाथ रूही की कमर पर था, वही उसका चेहरा रूही के गले में छिपा हुआ था। अहान की नींद अब खुलने लगा था। अहान अपनी आंखें खोल जैसे कि अपने चेहरे पर कुछ सॉफ्ट का महसूस करता है। अहान की आंखें सर्द हो जाती हैं। अहान जल्दी से अपना चेहरा रूही के गले से बाहर निकाल अपनी सर्द निगाहों से रूही की तरफ देखता है, पर रूही के चेहरे को देखते ही उसकी आंखें सॉफ्ट हो गई। रूही का छोटा सा चेहरा, उसके फूले हुए गला, गालों पर दांतों के निशान, बंद आंखें, लंबी लंबी पलकें, छोटे से पिंक लिप्स, छोटी सी खड़ी नाक। रूही इस समय बिल्कुल अहान की परी की लग रही थी। परी के चेहरे के फीचर बिल्कुल रूही की तरह थी, बस रूही की आंखें हरी और परी की आंखें भूरी थी। अहान जिसका हाथ रूही की कमर पर था, उसे अपनी हाथों में सॉफ्ट सॉफ्ट महसूस हो रही थी। अहान अपने हाथों को उस सॉफ्ट चीज पर फेरने लगता है। अहान के ऐसा करने से रूही कसमसाने लगती है। अहान अपने हाथ रोक देता। रूही अहान के सीने में घुसकर वापस से सो गई। उसकी गर्म सांसें अहान के सीने को छू रही थी। अहान रूही को अपने सीने में घुसकर सोता देख उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की काम करती है।
अहान रूही के छोटे से चेहरे को देख रहा था। रूही के फूले गालों की वजह से उनके नाक और होठ अहान के सीने में छिप गया था। अहान को बस रूही के गाल ही दिख रहे थे। अहा अपने हाथों को रूही की कमर से हटा, ब्लैंकेट से बाहर निकल रूही के गालों को धीरे से टच करता है। अहान जैसे ही रूही की गालों को टच करता है, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े होने के बाद भी उसकी स्किन किसी बेबी की तरह सॉफ्ट और स्मूथ थी। अहान अपने अंगूठे से रूही के गालों को सहलाने लगता है, पर उनके ऐसा करने से रूही को डिस्टर्ब हो रहा था। रूही अहान के हाथों को पकड़ उसे अपने सीने से लगा अपने एक होंठ को अहान की कमर पर लपेट कर दोबारा सो गई, पर इस बार अहान की हालत खराब हो गई। ब्लैंकेट के अंदर दोनों की बॉडी बिना कपड़ों के थी और रूही के अहान से लिपटने से रूही की पूरी बॉडी अहान अपनी बॉडी पर महसूस कर सकता था। तो वही उसका हाथ भी रूही के सॉफ्ट चेस्ट से लगी थी, जिससे अब अहान की बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर चुकी थी। अहान रूही को खुद से दूर करने कर खुद बेड से खड़े होकर एक बार रूही को देखता है। अहान के उठाने की वजह से रूही की अपर बॉडी से ब्लैंकेट हट गया था, जिससे रूही की क्लीवेज दिखने लगी थी। रूही की क्लीवेज पर अहान के दांतों के बहुत से निशान थे। अहान रूही को ही देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना बहक कैसे गया कि एक लड़की के इतने करीब हो गया। ऐसा नहीं था, अहान को कभी किसी ने पाने की कोशिश नहीं की थी और पिछली रात भी उसे ड्रग्स दिया गया था ताकि उसके साथ सो सके। पर अहान को जैसे ही अपनी बॉडी में चेंजेस महसूस होता है, अहान तुरंत पार्टी हॉल से निकल जाता है। पर अहान को क्या पता था वो वहां से बचकर निकालेगा और रूम में आकर फंस जाएगा। आज तक जितनी भी लड़कियों ने अहान को ड्रग्स देकर उसके साथ रात गुजरने की कोशिश की थी, वो दोबारा किसी को नहीं दिखी थी, पर रूही में कुछ अलग था। रूही को देखकर ही अहान अपन कंट्रोल खो बैठा था। अहान को आज जितना सुकून मिला था, शायद उसने इस सुकून को 12 साल पहले ही खो दिया था, सिर्फ अपने डैड की वजह से। पर आज उसे रूही को अपनी बाहों में ऐसा लगा मानो सारी दुनिया की सुकून उसकी बाहों में हो। पर हमरा अहान ठहरा डेविल, वो ये मान ले हो ही नहीं सकता। अहान रूही को ब्लैंकेट से कवर कर बाथरूम चला जाता है। रूही अब भी सो रही थी। आखिर सोए भी क्यों ना, उस डेविल ने उसे पूरी रात टॉर्चर जो किया था। अहान ने छोटी सी रूही की पूरी एनर्जी निचोड़ ली थी और खुद एनर्जेटिक हुए घूम रहा था। आज तक जितनी भी लड़कियों ने अहान को ड्रग्स देकर उसके साथ रात गुजरने की कोशिश की थी, वो दोबारा किसी को नहीं दिखी थी, पर रूही में कुछ अलग था। रूही को देखकर ही अहान अपन कंट्रोल खो बैठा था। अहान को आज जितना सुकून मिला था, शायद उसने इस सुकून को 12 साल पहले ही खो दिया था, सिर्फ अपने डैड की वजह से। पर आज उसे रूही को अपनी बाहों में ऐसा लगा मानो सारी दुनिया की सुकून उसकी बाहों में हो। पर हमरा अहान ठहरा डेविल, वो ये मान ले हो ही नहीं सकता। अहान रूही को ब्लैंकेट से कवर कर बाथरूम चला जाता है। रूही अब भी सो रही थी। आखिर सोए भी क्यों ना, उस डेविल ने उसे पूरी रात टॉर्चर जो किया था। अहान ने छोटी सी रूही की पूरी एनर्जी निचोड़ ली थी और खुद एनर्जेटिक हुए घूम रहा था। अब आगे अहान के जाने के बाद भी रूही उसी तरह सो रही थी। अहान थोड़ी देर बाद बाथरूम से बाहर आता है। अहान की पूरी बॉडी पर अब भी पानी की बूंदें थी। अहान की कमर पर एक वाइट कलर का टॉवल थी जो चारों ओर लिपटी थी। अहान के बालों से भी पानी की बूंदें टपककर उसके ब्रॉड चेस्ट पर फिसल रही थीं। अहान टॉवल से अपने बालों को पोंछते हुए बाहर आ रहा था। उसकी पूरी बॉडी पर रूही की कारीगरी दिख रही थी। अहान उस निशान के साथ बहुत सेक्सी लग रहा था। अहान रूम में आकर टॉवल को सोफे पर फेंकता है और अपना फोन लेकर अपने असिस्टेंट राघव को फोन कर खुद के लिए कपड़े लाने को बोलता है, और साथ ही एक लड़की के कपड़े भी बिना देखे और बिना छुए, और साथ ही उसे कल की पार्टी की सारो इन्फॉर्मेशन। वही राघव जैसे ही सुनता है कि उसके बॉस को लड़की के कपड़े चाहिए, वो भी उस कपड़ों को वो छू नहीं सकता है। छूना तो दूर, वो उन कपड़ों को देख भी नहीं सकता है। राघव तो जैसे सदमे में ही चला गया था। राघव को यूं बूट बने खड़े देख राघव के बगल में खड़ा अमन, अहान का पर्सनल गार्ड, राघव को हिलाते हुए बोला, तुझे क्या हो गया है? बॉस क्या बोल रहे थे? अमन के हिलाने पर राघव को होश आता है। राघव रॉकेट की स्पीड से भागते हुए बोला, तुझे बाद में बताऊंगा, अभी मेरे साथ चल। अहान कॉल डिस्कनेक्ट कर जाकर सोफे पर बैठ अपना लैपटॉप खोल ईमेल चेक करने लगता है। अहान को बैठे अभी 5 मिनट ही हुए थे कि रूही कसमसाते हुए अपनी आंखें खोल देती है। रूही जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसकी पूरी बॉडी में दर्द की तेज लहर दौड़ जाती है। रूही दर्द को महसूस करते ही ब्लैंकेट के अंदर से ही अपनी कमर पर हाथ रख लेती है। पर रूही को जैसे ही एहसास होता है कि उसकी बॉडी पर कपड़े नहीं हैं, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। पर थोड़ी ही देर में उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाता है। रोहित बेड पर से उठने की कोशिश करती है, पर वो उठ नहीं पाती। अब रूही जोर जोर से रोने लगती है। वही अहान जो पूरा अपने काम में मगन था, उसके कानों में जैसे ही रूही की रोने की आवाज पड़ती है,
अहान तुरंत सोफे से उठकर जाकर बेड पर रूही के पास बैठ जाता है। अहान रूही को देखता है जो पिल्लों में घुसाए सुबक रही थी। अहान रूही के बालों में हाथ फेरते हुए उसे शांत कराने की कोशिश करता है, पर रूही जैसे ही किसी के स्पर्श को महसूस करती है वो पूरा डर जाती है। रूही अहान के हाथों को झटक कर अपनी डरी हुई नज़रों से अहान की तरफ देखती है। रूही अहान को देख इतना डर चुकी थी कि वो झटके से बैठ जाती है, पर रूही जैसे ही बैठती है उसकी चीख निकल जाती है। अहान रूही को यूं दर्द में देख जैसे ही रूही जे पास जाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। रूही उसे देख पीछे खिसकते हुए बोली, आप कौन हैं? रूही अहान को टॉवल में देख उसकी बॉडी पर इतने सारे नाखूनों के निशान और कंधों पर दांतों के निशान देख इतना तो समझ गई थी कि रात में जिसके साथ वो थी वो उसके सामने खड़े शख्स ही था, पर उसे टॉवल में देख रूही डर रही थी। उसे ये डर भी था कि कहीं ये शख्स वो तो नहीं जिसके पास उसके मंगेतर और उसकी बहन ने मिलकर उसे बेचा था। अगर ये वही शख्स हुआ तो वो क्या करेगी, क्योंकि उसकी इज्जत तो पहले ही इस आदमी की हो चुकी थी। अब बचा था तो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये सब हुआ था। अहान रूही को खुद से डरता देख अपनी जगह से रुक जाता है, फिर रूही के सवालों का जवाब देता है। अहान। रूही अहान का नाम सुन रोते हुए उसके तरफ देखती है, क्योंकि उसे मिस्टर भट्ट का नाम नहीं पता था। रूही अपनों आंसुओं से भरी आंखों से अहान की तरफ देखते हुए दोबारा बोली, आपका पूरा नाम? रूही की आवाज कांप रही थी। अहान राजवंश। अहान रूही को इतना रोता देख इतना तो समझ गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए अहान बिना किसी सवाल के रूही को अपना नाम बता देता है। वही रूही जैसे ही अहान का पूरा नाम सुनते ही चैन की सांस लेती है। रूही अहान की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथ को हवा में उठा देती है। वही अहान जब रूही को ऐसा करते देखता है तो उसे परी की याद आ जाती है। परी भी बेड से नीचे खुद नहीं आती थी, अहान को उसे अपनी गोद में लेकर नीचे लाना पड़ता था। अहान आगे बढ़कर रूही के पास जाकर उसके पास बैठ उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लेता है। अभी जो लड़की अहान को देखकर डर रही थी वो आराम से अहान की गोद में बैठी थी। अहान रूही के आंसू पोंछते हुए बोला, क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें पेन हो रहा है? रूही जो अहान को ही अपनी चमकती आंखों से देख रही थी अहान का सवाल सुनते ही अपना सिर नीचे कर लेती है, पर अहान बीती रात बहुत वाइल्ड था, उसे पता था रूही को दर्द हो रहा होगा। रूही अहान की गोद में अपना सिर नीचे किए बैठी थी। रूही की बॉडी में वही ब्लैंकेट लिपटी थी जो उसने ओढ़ रखी थी। रूही अपनों उंगलियों से खेलते हुए बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। अहान रूही की हरकत देख मन ही मन मुस्करा रहा था। रूही की हरकतें अहान को बहुत क्यूट लग रहा था। ओके जाओ। अहान रूही को बाथरूम की तरफ इशारा करता है, पर रूही वापस से रोने को तैयार थी। आप वहां तक छोड़ दो। रूही अपने रोने को कंट्रोल करते हुए बोली। अहान जो कब से रूही को ही देख रहा था, वो रूही की झिलमिलाती आंखों को देखता है, उसके बाद उसके लिप्स को जिसे दबाकर वो खुद को रोने से रोक रही थी। अहान रूही के नाक खींचते हुए उसे उठाकर बाथरूम में लेकर चला गया। अहान बाथटब में पानी भर उसे उसमें बिठाकर बाहर आता जाता है। अहान को रूही पिछली रात जितनी हॉट लगी थी, अभी वो उसे उतनी ही बच्ची लग रही थी, पर अहान को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी डिमांड मान क्यों रहा है, क्यों वो उसकी तरफ खींचा जा रहा है। ओके जाओ। अहान रूही को बाथरूम की तरफ इशारा करता है, पर रूही वापस से रोने को तैयार थी। आप वहां तक छोड़ दो। रूही अपने रोने को कंट्रोल करते हुए बोली। अहान जो कब से रूही को ही देख रहा था, वो रूही की झिलमिलाती आंखों को देखता है, उसके बाद उसके लिप्स को जिसे दबाकर वो खुद को रोने से रोक रही थी। अहान रूही के नाक खींचते हुए उसे उठाकर बाथरूम में लेकर चला गया। अहान बाथटब में पानी भर उसे उसमें बिठाकर बाहर आता जाता है। अहान को रूही पिछली रात जितनी हॉट लगी थी, अभी वो उसे उतनी ही बच्ची लग रही थी, पर अहान को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी डिमांड मान क्यों रहा है, क्यों वो उसकी तरफ खींचा जा रहा है। अब आगे अहान रूही को बाथरूम में छोड़ बाहर आता है। बाहर आते ही अहान की नज़रें बेड पर जाती हैं। पूरे बेड बिखरी हुई थी, उसके बेड पर जगह जगह खून के निशान थे, जिसे देख अहान की जानने की जरूरत नहीं थी वो किस चीज़ के हैं। अहान एक नज़र देखकर ही पहचान गया था। अहान जल्दी से बेड की चादर उठाकर उसे डस्टबिन में डाल देता है। अहान जैसे ही चादर को डस्टबिन में फेंकता है, वैसे ही दूर पर नोक होती है। अहान डोर नोक होते ही जाकर डोर ओपन करता है। दूर पर राघव और अमन खड़े थे। राघव के हाथ में 2 बैग थे। अहान एक नज़र दोनों को देखता है, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर राघव के हाथ से वो बैग लेता है और दोनों के मुंह पर दूर बंद कर देता है। वही दूर बंद होते ही राघव और अमन होश में आते हैं। राघव और अमन दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। राघव अमन को देखते हुए, यार अभी अभी हमने बॉस की बॉडी पर जो निशान देखे क्या वो सच है?
राघव को यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि उसका बॉस, जिसके पास अगर कोई लड़की आने की कोशिश करती है तो वो उस लड़की को अपने गार्ड्स के हवाले कर देता है। वो भी एक गार्ड नहीं, कम से कम 7 से 8 गार्ड होते थे उस लड़की के साथ, और जब तक उस लड़की की पूरी हालत खराब नहीं हो जाती थी तब तक उन गार्ड को उस लड़की को छोड़ने की परमिशन नहीं होती है। पर आज उसका बॉस पूरी रात एक लड़की के साथ था और उसने किसी को भी अपने रूम में आने नहीं दिया था। अमन, जो उसका लेफ्ट हैंड था, जो हमेशा अहान की परछाई की तरह उसके साथ रहता था, आज अहान ने उसे भी अपने रूम में नहीं आने दिया। दोनों अभी अपने ही ख्यालों में गुम थे कि रूम का दूर दोबारा खुलता है और अहान पूरा रेडी होकर दूर पर खड़ा था। अहान दोनों को अंदर आने का इशारा करता है और जाकर खुद सोफे पर बैठ जाता है। अहान सोफे और किंग की तरह बैठ दोनों की तरफ देखते हुए बोला, रात की पार्टी की सारी इन्फॉर्मेशन और मिस्टर विशाल के साथ आई लड़की की पूरी इन्फॉर्मेशन आधे घंटे के मुझे मिल जानी चाहिए। गॉट इट। राघव और अमन दोनों अपना सिर हिलाकर जल्दी से रूम से चला गया, क्योंकि अगर आधे घंटे में काम नहीं हुआ तो उनके साथ क्या होगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोनों के जाने के बाद अहान अपना फोन निकाल किसी को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद रूही नहाकर फ्रेश हो चुकी थी, पर वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। रहो खुद को बाथरूम से कवर कर वही बाथटब के किनारे बैठ जाती हैं। सुनिए, आप रूम में हैं क्या? रूही धीमी मगर प्यारी सी आवाज में अहान को आवाज लगाती है, पर अहान का कोई जवाब न मिलने पर रूही उसे दोबारा आवाज देती है। इस बार अहान जो कॉल पर बात कर रहा था वो रूही की आवाज सुन तुरंत अपन कॉल डिस्कनेक्ट कर बाथरूम की तरफ जाता है। What happened बेबी? रूही अहान के पूछे ही अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, अंदर आइए ना। अहान तुरंत दूर खोलकर अंदर जाता है। अंदर आकर अहान देखता है रूही ब्लू कलर की बाथरोब पहनकर वही बाथटब के किनारे में बैठी है। रूही के बाल गिले थे जिससे पानी की बूंदें टपक रही थी। गर्म पानी से नहाने की वजह से रूही का पूरा चेहरा गुलाबी पड़ गया था, जिससे रूही बहुत क्यूट और इनोसेंट बेबी की तरफ लग रही थी। अहान रूही को देखते हुए उसके तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वही रूही बस एक टक अहान को देख रही थी। अहान ने डार्क ब्लू कलर के 3 पीस सूट पहन रखा था। अहान बहुत हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। अहान की भूरी आंखें रूही को अपनी ओर खींच रही थी। रूही पहली बार अहान से मुलाकात रही थी, पर पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अहान को बरसों से जानती है। हाँ, ये अलग बात थी कि वो सुबह अहान को देखते काफी डॉक्टर गई थी, पर जब अहान ने उसे गोद में लिया था तो उसे बहुत सुकून मिला था। वही अहान उस बाथरोब में छिपी रूही को देख रहा था, जो किसी उस बाथरोब में बच्ची लग रही थी, क्योंकि रूही ने जो बाथरोब पहना था वो अहान का है और अहान की बॉडी के हिसाब से रूही उस बाथरोब में पूरा छिप गई थी। उसका बस सिर ही दिखाई दे रहा था। रूही ने अपने दोनों हाथों से अपने बाथरोब को आगे से अपने सीने के पास पकड़ रखा था, क्योंकि उसकी शोल्डर उसके कंधे पर रह ही नहीं रहे थे। अहान जाकर रूही के सामने खड़े होकर रूही को देखता है। रूही अहान को अपने पास खड़े देख अपने नीचे वाले होठ को बाहर निकाल अपने हाथों को हवा में उठाकर अपना टिमटिमाती आंखों से अहान को देखने लगती है। अहान रूही की इस हरकत पर उसे घूरने लगता है, पर वो अपना जगह से नहीं हिलता। वही रूही जब अहान को खुद को घूरते देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रूही अपनी झिलमिलाती आंखों से अहान की तरफ देखते हुए बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इतना बोल रूही जोर जोर से रोने लगती है। वही अहान रूही की बात सुन जल्दी से आगे बढ़ उसे अपना गोद में उठा लेता है। रूही रो रही थी, पर उनके हाथ अब भी हवा में थे। अहान जैसे ही उसे उठाता है, रूही अहान से चिपक कर उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है। अहान रूही को लेकर रूम में आता है और उसे बेड पर बिठाते हुए उसे ब्लैंकेट से कवर कर उसे वही आराम करने को बोल अपना फोन लेकर बालकनी में चला जाता है। अहान जाकर रूही के सामने खड़े होकर रूही को देखता है। रूही अहान को अपने पास खड़े देख अपने नीचे वाले होठ को बाहर निकाल अपने हाथों को हवा में उठाकर अपना टिमटिमाती आंखों से अहान को देखने लगती है। अहान रूही की इस हरकत पर उसे घूरने लगता है, पर वो अपना जगह से नहीं हिलता। वही रूही जब अहान को खुद को घूरते देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रूही अपनी झिलमिलाती आंखों से अहान की तरफ देखते हुए बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इतना बोल रूही जोर जोर से रोने लगती है। वही अहान रूही की बात सुन जल्दी से आगे बढ़ उसे अपना गोद में उठा लेता है। रूही रो रही थी, पर उनके हाथ अब भी हवा में थे। अहान जैसे ही उसे उठाता है, रूही अहान से चिपक कर उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है। अहान रूही को लेकर रूम में आता है और उसे बेड पर बिठाते हुए उसे ब्लैंकेट से कवर कर उसे वही आराम करने को बोल अपना फोन लेकर बालकनी में चला जाता है। अब आगे अहान थोड़ी देर तक फोन पर बात करता है, उसके बाद रूम में आ जाता है। अहान रूम में आते ही रूही को देखता है, जो टकटकी लगाए बालकनी की तरफ ही देख रही थी। अहान अपना सिर हिलाकर रूही के पास आ जाता है। अहान रूही के सामने जाकर बेड पर बैठते हुए रूही को देखते हुए बोला,
बेबी गर्ल, क्या तुम पूरे दिन ऐसे ही रहने वाली हो? रूही अपनों टिमटिमाती आंखों में अहान को देखती है। रूही थोड़ा सा बेड से खिसक कर अहान के पास जाकर उससे चिपक जाती है और अपने सिर को अहान के सीने में घुसा कर अपनी क्यूट सी आवाज में बोली, बहुत दुख रहा है। अहान रूही की बात सुन अपने हाथ को रूही के सिर पर फेरते हुए बोला, तुम रेडी हो जाओ, उसके बाद हम हॉस्पिटल चलेंगे। रूही बच्चों की तरह अहान के सीने में अपने चेहरे को रब करते हुए बोली, आप मुझे रेडी कर दीजिए। अहान रूही की बात सुन हैरानी से आंखें बड़ी किए रूही की तरफ देखता है। अहान गुस्से से रूही के चेहरे को अपने सीने से निकाल रूही के फूले गालों को अपने हाथों से दबाते हुए अपने दांत पिसते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ सॉफ्ट बिहेव कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा बेबी सिटर हूँ जो तुम मुझे बार बार अपने कामों में लगा रही। अहान ने इतने जोर से रूही के गालों को दबा रखा था कि रूही की आंखों में आंसू आ गए। रूही अपने चेहरे को अहान के पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगती थी, पर उसका कोई फायदा नहीं था। रूही अहान की पकड़ से खुद को नहीं छुड़ा पाती। रूही से जब और बर्दाश्त नहीं होता तो वो फफक फफक कर जोर जोर से रोने लगती है। रूही के इतने जोर से रोते ही अहान तुरंत अपने हाथों को रूही के चेहरे से हटा लेता है। रूही के गालों को छेड़ते ही अहान की नज़र उनके चेहरे पर जाती है। अहान की सारी उंगलियां रूही कर गालों पर छप गई थी। वही अहान के हाथ छेड़ते ही रूही अहान से दूर खिसक जाती है। रूही अहान से दूर होकर अपना चेहरा अपने पैरों में छुपाकर जोर जोर से रोने लगती है। अहान रूही को जब इस तरह रोता देखता है तब उसे एहसास होता है कि उसने ये सही नहीं किया। अहान रूही को चेहरे को देखते हुए सोचता है, क्या सच में उसने रूही को इतने कसकर पकड़ रखा ताज की रूही जे चेहरे पर उसकी उंगलियों की निशान बन गए। अहान रूही को देखते हुए उसके पास जाकर उसे जैसे ही हाथ लगाता है, रूही अहान के हाथों को खुद से दूर झटक देती है। अहान अपनी गहरी आंखों से अपने उस हाथ को देखता है जिसे रूही ने झटक दिया था। अहान गहरी सांस लेता है और दोबारा रूही को पकड़ता है। रूही इस बार अहान की पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी थी। रोते रोते रूही का पूरा चेहरा लाल हो गया था। रूही कुछ नाक भी लाल हो गई थी। रूही अपनी लाल आंखों से अहान को देखती है, उनके बाद अपने बांह को जिसे अहान ने पकड़ रखा था। रूही से अपने दांत किटकिटाते हुए अहान के हाथ पर अपने दांत चुभा देती है। रूही तब तक अहान के हाथों को नहीं छोड़ती है जब तक उसके मुंह में खून का टेस्ट नहीं आने लगता है। रूही अब शांत हो गई थी क्योंकि उसने सारा गुस्सा अहान पर निकल दिया था। रूही के शांत होते ही अहान रूही को अपनी बाहों में खींच लेता है। रूही अहान के बाहों में समाते हुए बोली, आप बहुत गंदे हैं। पहले आपने मेरे साथ वो सब किया, उसके बाद मुझे मारा भी। आपको अगर मुझे रेडी नहीं करना था तो आपने मुझे मारा क्यों? अहान रूही की बात सुन घूरकर रूही को देखता है जो उसके सीने में घुसी सिसक रही थी। अहान रूही को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, चलो तुम्हें रेडी कर दूं। अहान रूही को लेकर सोफे के पास गया जहां उसके बैग रखे थे। अहान रूही को सोफे पर बिठा देता है। अहान रूही के चेहरे को देखता है जो पूरे आंसुओं से भिगा हुआ था। इस हालत में भी रूही बहुत क्यूट लग रही थी। अहान रूही के बाथरोब को धीरे से रूही की बॉडी से अलग करता है। अहान की नज़रें रूही की बॉडी पर टिक जाती हैं। रूही की बॉडी पूरे निशान से भरे हुए थे। अहान रूही की पूरी बॉडी स्कैन करता है। एक भी जगह नहीं थी जहां उसने बाइट ना किया हो। अहान रूही को उसके अंडरगारमेंट पहनता है, पर जैसे कि अहान की उंगली रूही की सेंसिटिव एरिया को टच करती है, रूही सिसक जाती है क्योंकि उसे वहां स्वेलिंग आ गई थी। अहान रूही की सिसकियां सुन रूही की तरफ देखता है जो अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी। अहान रूही को पूरा रेडी कर उसे अपनी गोद में उठा रूम से निकल जाता है। अहान रूही को अपनी गोद में लिए ही उस होटल से निकला। अहान होटल के एंट्रेंस पर लगे अपनी कार में बैठ वहां से निकल गया, पर जाते जाते वो सभी को हैरान कर गया। अहान रूही को सोफे पर बिठा देता है। अहान रूही के चेहरे को देखता है जो पूरे आंसुओं से भिगा हुआ था। इस हालत में भी रूही बहुत क्यूट लग रही थी। अहान रूही के बाथरोब को धीरे से रूही की बॉडी से अलग करता है। अहान की नज़रें रूही की बॉडी पर टिक जाती हैं। रूही की बॉडी पूरे निशान से भरे हुए थे। अहान रूही की पूरी बॉडी स्कैन करता है। एक भी जगह नहीं थी जहां उसने बाइट ना किया हो। अहान रूही को उसके अंडरगारमेंट पहनता है, पर जैसे कि अहान की उंगली रूही की सेंसिटिव एरिया को टच करती है, रूही सिसक जाती है क्योंकि उसे वहां स्वेलिंग आ गई थी। अहान रूही की सिसकियां सुन रूही की तरफ देखता है जो अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी। अहान रूही को पूरा रेडी कर उसे अपनी गोद में उठा रूम से निकल जाता है। अहान रूही को अपनी गोद में लिए ही उस होटल से निकला। अहान होटल के एंट्रेंस पर लगे अपनी कार में बैठ वहां से निकल गया, पर जाते जाते वो सभी को हैरान कर गया। अब आगे अहान होटल से निकल रूही को लिए सीधा हॉस्पिटल गया। वही रूही पूरे रास्ते अहान को गोद में उसके छोटे को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़े उसके सीने में घुसी बैठी थी। अहान की कार हॉस्पिटल के सामने रुकी।
अहान रूही को अपनी गोद में लिए सीधा हॉस्पिटल के अंदर गया। अहान के आने के पहले ही हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दिया गया था, इसलिए यहाँ अहान के लिए यहाँ पहले से ही रूम को तैयार कर दिया गया था। अहान रूही को लिए वार्ड में जाता है और रूही को बेड पर धीरे से सुला देता है। अहान के पीछे पीछे एक लेडी डॉक्टर भी आई, पर जो दूर पर ही रुक गई। अहान रूही को बेड पर लेटा कर जैसे ही रूही से दूर होने को हुआ, रूही अहान की बाजू पकड़ लेती है। अहान रूही की तरफ देखता, जो अपनी टिमटिमाती आंखों में उसे देखते हुए अपने छोटे से सिर को बार बातना में हिला रही थी। अहान एक नज़र डॉक्टर को देखता है, जो अब तक दूर पर ही खड़ी थी। डॉक्टर ने अब तक रूही को नहीं देखा था, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अहान को उसने किसकी इतनी चिंता हो रही है। पर फिर वो अपने ख्यालों को अपने दिमाग से झटक देती है। उसे अगर अहान किसी को लेकर आया है तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तभी अहान हॉस्पिटल में है। अहान एक नज़र डॉक्टर को देखता है और उसे चेकअप करने का इशारा कर अपने चेहरे को रूही की तरफ कर बेड पर बैठ जाता है। डॉक्टर अहान से कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से अहान को जानती थी। डॉक्टर अहान की तरफ देख अपना झुका कर बोली, सिर आप मैम को वहाँ लेटा दीजिए, यहाँ अच्छे से चेकअप नहीं हो पाएगा। अहान डॉक्टर की बात सुनकर एक नज़र उस तरफ देखता है जहाँ छोटा सा बेड लगा हुआ था। अहान डॉक्टर को अपने हाथों से इशारा करता है। डॉक्टर तुरंत दूसरी तरफ अपन मुंह करके खड़ी हो जाती हैं। अहान बिल्कुल नहीं चाहता था कि रूही को कोई देखे, इसलिए उसने बेड पर कांटा भी लगवाया था, जिससे वो डॉक्टर बस रूही की सेंसिटिव एरिया की स्वेलिंग को देख सके। अहान रूही को उस छोटे से बेड पर लिटा कर खुद रूही के ऊपर झुक जाता है। अहान के हाथ रूही के दोनों तरफ बेड पर था और रूही का छोटा सा सिर अहान के सीने में। कम हियर एंड चेक माई बेबी, अहान बिना उस डॉक्टर की तरफ देखे अपनी कड़क आवाज में बोला। अहान ही इतनी रौबदार आवाज सुन डॉक्टर को दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी थी। वो जल्दी से रूही के पास आती है। वो डॉक्टर थोड़ा रोककर हिचकते हुए अहान की तरफ देखते हुए बोली, सर हमें मैम के लोअर बॉडी के कपड़े निकालने होंगे। हम अहान बस इतना ही बोलता है। अहान की मंजूरी मिलते ही वो डॉक्टर रूही के कपड़े निकालना शुरू कर देती हैं। रूही चौंकते हुए अहान के सीने से अपना सिर निकाल अहान को देखती है। अहान वापस से रूही के सिर ही अपने सीने में घुसाते हुए बोला, रिलैक्स बेबी, बस चेकअप के लिए वो ऐसा कर रही हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इतना बोल अहान रूही के सिर को सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद रूही अहान की गोद में सिमटी अहान के सीने में छिपी सुबक रही थी, क्योंकि उस डॉक्टर ने जैसे चेकअप किया था उससे रूही को बहुत दर्द हुआ था। अहान रूही को अपने सीने से लगाए उनके पीठ पर अपने होंठ से सहला रहा था। कुछ देर बाद डोर ओपन होता है और डॉक्टर अंदर आती है। डॉक्टर अंदर आकर रिपोर्ट को अहान के आगे टेबल पर रखते हुए बोली, सर माम के साथ कोई जबरदस्ती फिजिकल हुआ है, जिससे वजह से माम अंदर तक होम हुई है। उनके यूट्रस में स्वेलिंग आ गई है, इन्हें अभी प्रॉपर रेस्ट की नीड है। अहान जो डॉक्टर की बात सुन रहा था, उसका चेहरा डॉक्टर की बात सुनकर अब तक काला पड़ चुका था। अहान डॉक्टर से रूही की कंडीशन के बारे में जान खुद से बोला, क्या मैं इतना रफ था कि बेबी की कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो गई है। अहान अपन सिर झुकाकर रूही को देखता है, जो उसके ब्लेजर के अंदर से रूही अपने निचले होंठ को बाहर निकाले अपनी टिमटिमाती आंखों से टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी। इस समय रूही का छोटा सा चेहरा दर्द से और भी छोटा हो गया था। अहान एक नज़र डॉक्टर को देखता है, उसके बाद रूही को अपनी बाहों में लिए हॉस्पिटल से निकल जाता है। अहान को इस वक्त रूही के लिए बुरा लग रहा था, पर वो भी तो उस टाइम होश में नहीं था। अगर वो होश में होता तो कभी रूही के करीब नहीं जाता, और रूही भी अगर होश में होती तो कभी अहान के करीब नहीं जाती। नशे में होने की वजह से ही रूही अहान को झेल गई थी। अहान रूही को लेकर कार में बैठी था और अपने फ़ोन पर ही कुछ मेल के जवाब दे रहा था, क्योंकि रूही के उसके गोद में होने की वजह से वो और कोई काम नहीं कर पा रहा था। रूही जो चुपचाप अहान के सीने में घुसी थी, वो अपना छोटा सा मुंह बाहर निकाल अहान को देखती है, जो अपने फ़ोन में बिजी था। रूही अहान के कोट के कॉलर को पकड़ धीरे से खींचती है। रूही के ऐसा करते ही अहान अपना ध्यान फ़ोन से हटाकर रूही को देखता है। मुझे साक्षी को कॉल करना है, उसे मेरी फिक्र हो रही होगी। आप अपना फ़ोन थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए, मैं बस कॉल करूंगी और कुछ नहीं, पक्का। रूही अपनों टिमटिमाती आंखों से अहान को देखते हुए अपने होठों को थोड़ा सा गोल कर बहुत ही क्यूटली बोलती है। रूही अपनों बात खत्म कर अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए अहान को देखने लगती हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को, अहान अपना फ़ोन देगा रूही को, या फिर से फूटेगा अहान का गुस्सा रूही पर? अहान रूही को लेकर कार में बैठी था और अपने फ़ोन पर ही कुछ मेल के जवाब दे रहा था, क्योंकि रूही के उसके गोद में होने की वजह से वो और कोई काम नहीं कर पा रहा था। रूही जो चुपचाप अहान के सीने में घुसी थी, वो अपना छोटा सा मुंह बाहर निकाल अहान को देखती है, जो अपने फ़ोन में बिजी था। रूही अहान के कोट के कॉलर को पकड़ धीरे से खींचती है।
रूही के ऐसा करते ही अहान अपना ध्यान फोन से हटाकर रूही को देखता है। मुझे साक्षी को कॉल करना है, उसे मेरी फिक्र हो रही होगी। आप अपना फोन थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए, मैं बस कॉल करूंगी और कुछ नहीं, पक्का। रूही अपनों टिमटिमाती आंखों से अहान को देखते हुए अपने होठों को थोड़ा सा गोल कर बहुत ही क्यूटली बोलती है। रूही अपनों बात खत्म कर अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए अहान को देखने लगती है। अब आगे अहान रूही को घूरते हुए आगे पैसेंजर सीट पर बैठे अपने गार्ड से बोला, रघु अपना फोन इधर दो। अहान की कड़क आवाज सुन रघु तुरंत अपना फोन अहान को दे देता है। अहान उससे फोन लेकर रूही को देते हुए बोला, लो बात कर लो। रूही एक बार फोन को देखती है, फिर एक बार अहान को, उसके बाद वापस से अपने हाथों को अहान के गले में लपेटते हुए अपन छोटा सा नाम हिला देती है। अहान रूही की इस हरकत पर घूरकर रूही को देखता है। रूही अपना छोटा सा सिर ऊपर कर अहान को देखती है। आप अपना फोन दीजिए, रूही अपनी पलकें झपकाते हुए बहुत ही क्यूटली बोली। रूही अहान का फोन इसलिए मांग रही थी क्योंकि उसे अब किसी पर भरोसा नहीं था। वो किसी और के फोन से साक्षी का नंबर नहीं लगाना चाहती थी, क्योंकि अहान की पर्सनैलिटी को देखकर ही उसे अंदाजा हो गया था कि अहान कोई आम इंसान नहीं है। भले ही वो अहान नहीं जानती हो, पर अहान उसे ऐसा इंसान नहीं लग रहा था जो किसी लड़की को परेशान करे या फिर उसके साथ कुछ गलत करे। इसलिए वो अहान का फोन चाहती थी। अब रूही को क्या पता कि जिसे वो सबसे अच्छा समझ रही है वही सबसे खतरनाक है। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अहान रूही को घूरते हुए बोला। आप देंगे या नहीं? रूही भी अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली। अहान भी रूही को उसी तरह घूरते हुए बोला, नहीं। पर क्यों? रूही मायूस होते हुए अहान से पूछती है। फिर कुछ सोच, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बाद में इसके पैसे दे दूंगी। रूही अपनी चमकती आंखों से अहान को देखते हुए बोली, क्योंकि उसे यही एक कारण समझ आया अहान के फोन ना देने के। अहान जैसे ही रूही की बात सुनता है, वो अपने भौहें से कोड़ते हुए रूही को देखते हुए खुद से बोला, क्या मैं इस लड़की को इतना गरीब नजर आ रहा हूँ जो ये मुझे पैसे देने की बात कर रही है? फिर अहान कुछ सोच अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान बिखेरते हुए बोला, तो बेबी तुम कितने पैसे मुझे दोगी? वही आगे बैठा ड्राइवर पर अहान का गार्ड रघु अपने बॉस को यूं बहस करता देख हैरान थे, क्योंकि जहां तक दोनों अपने बॉस को जानते थे अहान को कभी इतने बोलते नहीं देखा था। अहान के बात को अगर कोई ना माने तो अहान किसी बॉम्ब की तरह तुरंत फट जाता था, पर यहाँ तो वो गुस्सा होने की जगह रूही से लड़ाई करने में बिजी था। रूही जैसे ही अहान को बात सुनती है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे लगा कि अहान उसे फोन देने के लिए मांग गया है, पर उसे क्या पता था वो जिससे शैतान की गोद में बैठी खुश हो रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। रूही मुस्कराते हुए बोली, मैं आपको पूरे 10 रुपये दूंगी। ठीक है, अब आप फोन दीजिए। रूही इतना बोल अहान के हाथ से उसका फोन लेने लगती है, पर वो फोन तक पहुंचती उससे पहले ही अहान अपने फोन को ऊपर उठा लेता है। रूही अहान की इस हरकत पर मुंह बनाकर अहान को देखती ही, व्हाट? अहान रूही के छोटे से चेहरे को देखते हुए पूछता है। रूही अहान को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए बोली, आप बहुत गंदे हैं, मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी। मैं आपको पैसे भी दे रही थी, फिर भी आपने मुझे बात नहीं करने दी हो। रूही अपन मुंह फेर कर बैठ जाती है। अहान रूही की इस रिएक्शन पर मुस्कराते हुए रूही के टम्मी को सहलाते हुए धीरे से बोला, बेबी तुम जो मुझे पूरे 10 रुपये दे रही हो, क्या वो ज्यादा नहीं है? सच में? रूही हैरानी से अहान की तरफ देखते हुए बोली। अहान हाँ में अपन सिर हिलाते हुए बोला, हाँ बेबी, तुम्हें मुझे बस 5। इससे पहले कि अहान अपनी बात पूरी करता रूही खुशी से उछलते हुए अहान के गालों को चूमते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हो, आपको बस 5 रुपये ही चाहिए थे तो आप पहले ही बोलते ना, मुझे इतना परेशान करने की क्या जरूरत थी। अहान रूही को इतना एक्साइटेड देख उसकी खुशी पर पानी फेरते हुए बोला, ओह माय इनोसेंट बेबी, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, फिर आराम से मुझे जैसे मर्जी जहां मर्जी किस कर लेना। अहान रूही के फूले हुए गालों को हल्के से खींचते हुए बोला और अपनी बात खत्म कर अपनी एक आंख दबा देता है। अहान के ऐसा बोलते ही रूही की सारी खुशी हवा हो गई। उसे अहान के चेहरे को ही देख समझ आ गया था, ये डेविल जरूर कुछ करने वाला है। रूही अपने चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत लाते हुए बोली, ठीक है, आप बोलिए। गुड गर्ल। अहान रूही के छोटे से नाक को पिंच करते हुए बोला, हाँ तो मैं कह रहा था कि अगर बेबी तुम्हें मेरा फोन चाहिए तो तुम्हें मुझे उसके लिए 2 करोड़ पे करोगी। अहान जैसे ही अपनी बात खत्म करता है, कार में एक जोरदार चीख गूंजती है और सभी के कान लगभग फटने को आ गए थे। अहान तो जैसे बहरा हो गया था। ये छोटी सी दिखने वाली शैतान बस दिखती छोटी थी, उसकी आवाज तो जैसे किसी लाउडस्पीकर से भी ज्यादा थी। अहान एक हाथ से अपने कान को रब करते हुए घूरकर रूही को देखता है और उसे अपनी गोद से अपने साइड में सीट पर बिठाने लगता है, पर रूही जैसे ही अहान को ऐसा करते देखती है, जल्दी से अपने हाथों को अहान के गले में डाल अपने पैरों को अहान की कमर में लपेट
खुद को अहान के सीने में छुपाकर अहान से पूरी ताकत से चिपक जाती हैं। गुड गर्ल, अहान रूही के छोटे से नाक को पिंच करते हुए बोला। हाँ तो मैं कह रहा था कि अगर बेबी तुम्हें मेरा फ़ोन चाहिए तो तुम्हें मुझे उसके लिए 2 करोड़ पे करोगी। अहान जैसे ही अपनी बात खत्म करता है, कार में एक जोरदार चीख गूंजती है और सभी के कान लगभग फटने को आ गए थे। अहान तो जैसे बहरा हो गया था। ये छोटी सी दिखने वाली शैतान बस दिखती छोटी थी, उसकी आवाज़ तो जैसे किसी लाउडस्पीकर से भी ज्यादा थी। अहान एक हाथ से अपने कान को रब करते हुए घूरकर रूही को देखता है और उसे अपनी गोद से अपने साइड में सीट पर बिठाने लगता है। पर रूही जैसे ही अहान को ऐसा करते देखती है, जल्दी से अपने हाथों को अहान के गले में डाल अपने पैरों को अहान की कमर में लपेट खुद को अहान के सीने में छुपाकर अहान से पूरी ताकत से चिपक जाती हैं। अब आगे अहान रूही के ऐसे चिपकने से रूही को खुद से दूर करते हुए बोला, पागल लड़की, तुमने तो मुझे बहरा ही बना दिया और अब चिपकी हो जैसे मेरा सारा खून पीने का मन बना लिया है। रूही अहान की डांट सुनकर अपना छोटा सा चेहरा अहान के गले से बाहर निकाल अहान को देखते हुए बोली, तो आपसे किसने कहा था मुझे हार्ट अटैक देने को? रूही अपना मुंह फूलते हुए अहान से शिकायतें करती हैं। अहान रूही की बात सुनकर अपने गार्ड्स को देखते हुए बोला, न्यू मार्केट में तीसरी गली में चलो। रूही अहान की बता पर और ज्यादा हैरान होते हुए उसे देखती हैं। आपको कैसे पता कि मैं कहाँ रहती हूँ? रूही हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ी कर अहान को देखती है। अहान रूही के सवाल पर तिरछी मुस्कान बिखेरते हुए बोला, मुझे तो ये भी पता है। कल रात तुम मेरे रूम में कैसे पहुंची? कहो तो बताओ। मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी बॉडी पर कहाँ तिल है और कहाँ का साइज क्या है। अहान बोलते हुए अपनी आंख दबा देता है। रूही जो पहले अहान की बात सुन हैरान और उदास हो गई थी, वो जैसे ही अहान के बाद की बेशर्मी भरी बातें सुनती है, उसका चेहरा तुरंत गुलाबी हो जाता है। रूही शर्म से अपना चेहरा नीचे झुका लेती है। अहान रूही की इस तरह शर्माता देख मुस्कुरा देता है। अहान अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है, जिससे तुरंत कार की पार्टीशन ऑन हो जाती है। क्योंकि आगे बैठे ड्राइवर और उसके गार्ड की नज़रें उन दोनों पर ही थी। उन दोनों को ही आज अपने बॉस पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो इंसान लड़कियों से हमेशा 10 हाथ की दूरी पर रहता था, आज वो सुबह से एक लड़की को अपनी गोद में लिए घूम रहा है। ना तो उसे नीचे उतारा था, और ना ही उसे कहीं बैठाया था। वो उसे अपनी गोद में बिठा रहा था और गोद में लेकर ही कहो जा रहा था। अब ड्राइवर को कोने बताए कि उसका बॉस इस छोटी सी लड़की को क्यों नहीं छोड़ रहा। कार का पार्टीशन ऑन होते हाय अहान रूही के चेहरे को अपने एक हाथ में भरकर ऊपर करता है। रूही की पलकें झुकी हुई तज तो उसके फूले हुए गला पूरे गुलाबी हो गए थे। अहान रूही को इस तरह देख खुद को रोक नहीं पाता है और झुककर रूही के दोनों फूले हुए गालों को चूम लेता है। अहान रूही की चबी गालों पर अपने दांत लगाते हुए धीरे से रूही की कान में बोला, बेबी यू आर सो सेक्सी बट नाउ यू आर माइन सो नाउ स्टे अवे फ्रॉम दैट विशाल कपूर, अंडरस्टूड। अहान का ये कहने का तरीका भले ही शांत था पर बहुत खतरनाक था। रूही झट से अपने छोटे से सिर को हाँ में हिला देती है। गुड गर्ल, अहान रूही को हामी भरते देख मुस्कुराते हुए बोला। अब तक रूही का अपार्टमेंट भी आ चुका था। रूही जैसे ही जाने को होती है, उसे कुछ याद आता है। वो वापस से अहान के सीने में घुसते हुए बोली, डेविल मैंने की गुम कर दिया है। अब मैं अंदर कैसे जाऊंगी? साक्षी भी अब तक अपने हॉस्टल चली गई होगी। क्या मैं बाहर बैठकर उसका इंतजार करूंगी? रूही अपना छोटा सा सिर अहान के सीने से निकाल पपी फेस बनाकर अहान को देखती है, जो उसे की घूर रहा था। अहान रूही को देख अपना दांत पिसते हुए बोला, क्या कहा तुमने डेविल? मैं तुम्हें डेविल दिखता हूँ? मम। रूही अहान की गुस्से से भरी आवाज सुनकर अंदर तक सहम गई थी, पर फिर वो अपने दांत दिखते हुए बोली, ही वो तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती थी, सच्ची। रूही अपनों लंबी लंबी पलकें जल्दी जल्दी झपकाते हुए बोली। अहान गहरी सांस छोड़ता है और गाड़ी विला की तरफ लेने को बोलता है। अहान को ऑफिस भी जाना था, पर रूही थी कि उसे छोड़ ही नहीं रही थी, इसलिए अब उसके पास यही एक रास्ता था कि रूही को अपने विला में छोड़ वो आराम से ऑफिस जाए। नहीं तो रूही की जैसी हरकत है, उससे अहान इतना तो समझ गया था कि अगर वो रूही को अपने साथ ऑफिस लेकर जाएगा तो पक्का वो कोई काम नहीं कर पाएगा, और ऊपर से ये पिद्दी सी लड़की आज उसे पागल करके ही दम लेगी। कुछ ही देर में कार विला के सामने रुकती है। गार्ड जल्दी से आकर कार की डोर ओपन करते हैं, पर अहान के बाहर आते ही सभी की आंखें हैरानी से अहान को ही देखने लगती हैं। अब देखे भी क्यों ना, उनका बॉस आज सभी को 8वां अजूबा जो दिख रहा था। कई सालों से सभी यहाँ काम कर रहे थे, पर आज तक इस विला में बड़ी मैडम, अहान की माँ और अहान की प्रिंसेस परी, इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं आया था। पर आज अहान खुद एक लड़की को लेकर आया था। अहान रूही को लेकर विला के अंदर चला जाता है। हॉल में कदम रखते ही उसकी नज़र परी पर जाती है, जो अपनी नैनी के साथ खेल रही थी। वही परी पूरे हॉल में दौड़ रही थी,
साथ ही खिलखिलाते हुए हंस रही थी, जिसे देख अहान के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वही रूही जो अहान की गोद में थी, वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को बार बार झपकाते हुए परी को ही देख रही थी। रूही को परी बिल्कुल अपनी कार्बन कॉपी लग रही थी। उसके फूले गाल जो बिल्कुल उसकी तरह थे, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और लंबी लंबी पलकें बिल्कुल रूही पर गई थी। बस आंखों रंग ही अलग थी जो अहान से मिलती थी। परी के होठों की शेप भी बिल्कुल रूही की तरह थी। रूही अपनों बड़ी बड़ी आंखों से परी को ही देखते हुए अहान से बोली, ये बेबी कौन है? अहान जो परी को ही देख रहा था, वो जब रूही का सवाल सुनता है तो अपन सिर नीचे कर रूही को देखता है, पर रूही की नजरें परी पर देख अहान मुस्कुराते हुए बोला, ये मेरी प्रिंसेस परी है। अहान का जवाब रूही को अंदर तक हिला चुका था। रूही हैरानी से अहान की तरफ देखते हुए उसकी गोद में छटपटाने लगी। रूही अहान की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए अहान से खुद को दूर करने लगती है। अहान अचानक रूही का ऐसा रिएक्शन देख, ये तुम क्या कर रही हो? हिलो मत नहीं तो गिर जाओगी। अहान रूही को कसकर पकड़ते हुए बोला। वही दोनों की आवाज सुन परी जो हॉल में खेल रही थी, उसकी नजरें अहान और जाती हैं। परी खुशी से चहकते हुए, डैडी आप आ गए, कहते हुए अहान की तरफ अपने नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ते हुए अहान के पास आने लगी। अहान जो रूही को संभाल रहा था वो परी को अपने पास आता देख जल्दी से जाकर रूही को सोफे पर बिठा देता है। अहान रूही को सोफे पर बिठा जाकर परी को अपनी गोद में ले लेता है। बेबी ऐसे दौड़ते नहीं, आपको चोट लग जाएगी, कहते हुए अहान रूही के पास आकर परी को अपनी गोद में लेकर बैठ जाता है। उनके पास अपने से इशारा कर सभी को हॉल खाली करने बोलता है। हॉल खाली होते ही अहान रूही की तरफ देखता है, जिससे आंखों से आंसू निकलकर उसके फूले हुए गालों पर आ गया था। अहान रूही को ऐसे देख, इसे क्या हो गया? अभी तो बिल्कुल ठीक थी, अहान खुद से ही बोला। अहान रूही की कमर में अपना हाथ डाल रूही को खुद से चिपकाते हुए बोला, बेबी तुम्हें क्या हुआ? अभी तो तुम्हें बिल्कुल ठीक थी। अहान की बात पर रूही घूर कर अहान को देखती है, उनके बाद उसका हाथ झटक देती है। रूही गुस्से में तमतमाते हुए अहान को घूरते हुए बोली, मुझे दोबारा हाथ लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, दूर रहिए मुझसे, रूही चिल्लाते हुए अहान से बोली। उसके बाद रूही भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर चली गई, जैसे ये अहान का नहीं उसका घर हो। रूही को यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो दौड़ते हुई गई और जिस रूम का दूर सबसे अलग और यूनिक था उसे खोल उस रूम में चली गई। वही अहान जो अवाक सा अपने हाथों को देखते रहा था, उसने जैसे ही अपना सिर उठाकर ऊपर अपने फ्लो को देखता है, रूही को अपने कमरे में घुसते देख अहान के भौहें चढ़ जाते हैं। ये लड़की, इसे तो मैं। अहान जैसे ही सोफे से उठने को होता है, उसे एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है। अहान अपन सिर झुका कर देखता है, परी उनके सीने में घुसी कसकर अपनी नन्ही मुट्ठी में अहान के कोट को भर रखा था। अहान परी को देखकर ही समझ गया कि परी इस तरह रूही के चिल्लाने से डर गई। अहान का चेहरा बिल्कुल डार्क हो गया। अहान परी के बालों को सहलाते हुए उनके माथे पर किस करते हुए बोला, परी बच्चा क्या हुआ आपको? अहान के पूछने पर परी कोई जवाब नहीं देती। अहान परी को खुद से थोड़ा दूर कर परी के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भर उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, बेटा क्या हुआ आपको? अहान से दूर होते ही परी की आंखों में आंसू आ गए। परी अपनी झिलमिलाती आंखों से अहान की तरफ देखते हुए बहुत ही प्यारी मगर धीमी आवाज में बोली, आंटी ने गूंथा दिया। इसी के साथ पारी की आंसू उसके फूले हुई गालों और आ गया। अहान की बात सुन और उसकी आंखों में आंसू देख अहान का तो जैसे सब जवाब दे गया। अहान परी के आंसुओं को साफ कर उसके दोनों गालों को चूमते हुए बोला, बेबी ऐसा नहीं है, आंटी को बस चोट लगी है इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रही हैं। अहान की बात सुन परी अपनी टिमटिमाती आंखों से अहान को देखते हुए उससे पूछती है, डैडी आंटी तो तोता कैसे लदी? अहान परी के बालों को सहलाते हुए बोला, बेटा आंटी आज गिर गई थी, इसलिए उन्हें चोट आ गई। अब तक परी अपना रोना भूल चुकी थी, वो फिर से अपने मूड में आ गई। अहान परी को नॉर्मल देख उसे उसकी नैनी के पास भेजते हुए बोला, प्रिंसेस अब आप जाकर रेस्ट कीजिए, डैडी शाम को आपसे मिलते हैं। ओके परी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए वहां से दौड़ते हुए भाग जाती हैं। परी के जाते ही अहान के चेहरा कठोर को गया। अहान सोफे से उठा और सीधे अपने रूम में चला गया। अहान अपने रूम का दूर खोलता है, उसे बैठकर रूही औंधे मुंह लेटी दिखती है। अहान सिर्फ और सिर्फ गुस्सा लिए रूम में एंटर करता है। अहान अंदर आकर रूम का दूर कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कोई उन्हें देखे। अहान बेड के पास जाकर रूही की बाह पकड़ते खींचते हुए उसे उठाता है, जैसे कि रूही बैठने को हुई वो ठीक से बैठ भी नहीं पाई थी कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर लगा। रूही खुद को संभाल नहीं पाई और सीधा बेड से नीचे गिर गई। रूही फर्श पर बैठे हुए ही अपने गालों को अपने हाथों में भरे लेती है। रूही की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे और रूही अपनों झिलमिलाती आंखों से अहान को देख रही थी।
आहान इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसे अपने गुस्से के आगे रूही दिख ही नहीं रही थी। दिख रहा था तो सिर्फ और सिर्फ परी के आंसू। आहान रूही के पास फर्श पर अपने पंजों के बल बैठते हुए, पूरे के बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए, रूही का चेहरा अपने चेहरे के पास करते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी प्रिंसेस की आंखों में आंसू आए हैं और तुम्हें उसके आंसू की चुकानी होगी। इतना बोल आहान रूही को पीछे झटक देता है। रूही दोबारा फर्श पर गिर जाती है। आहान रूही को उसी तरफ छोड़ अपने रूम से बाहर चला जाता है। आहान ने एक नज़र भी रूही की तरफ नहीं डाली और सीधा चला गया। आहान के जाते ही रूही उसी तरह फर्श पर पड़ी फफक फफक कर रो पड़ी। आहान बिना रुके सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल गया। आहान ने जाते वक्त ये तक ध्यान नहीं दिया कि परी उसी के रूम में जा रही है। परी जो अभी अभी आहान के रूम में घुसी थी, वो जब रूही को यूं फर्श पर गिरा देखती है तो वो जल्दी से दौड़कर रूही के पास जाती है। आंटी आप तो तया हुआ, आप फिर छे गिर गए। परी रूही के पास बैठ रूही को उठाने की कोशिश करती है। वही रूही फर्श पर गिरी हुई थी, उसका पूरा चेहरा उसके बालों से ढाका हुआ था। परी को जब नहीं उठा पाती है तो वो अपने छोटे छोटे हाथों से रूही के बालों को उनके चेहरे से हटाने लगती है। पर जैसे ही परी रूही के बालों को हटाती है, परी डर से पीछे हो जाती है। रूही का पूरा चेहरा लाल हो चुका था, उसके होठों के कोने से खून निकल रहा था, उसकी हरी आंखें खूनी लाल हो गई थी। रूही को इस तरफ देख परी अंदर तक सहम गई। पर फिर ना जाने परी को क्या हुआ, वो वापस रूही के पास गई और रूही के छोटे से सिर को अपने टम्मी से लगाकर अपने हाथों को रूही के सिर के इर्द गिर्द लपेट लेती है। वही रूही बिना रुके लगातार रो रही थी। परी के हक करते ही रूही और जोर जोर से रोने लगी। रूही हिम्मत कर बैठती है और परी की छोटी सी बॉडी को अपनी बाहों में समेटते हुए फुट फुट कर रोने लगती है। रूही को इतना रोता देख परी भी रोने लगती है। उन दोनों की रोने की आवाज़ आहान के रूम से बाहर तक आ रही थी, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई जाकर देखे, क्योंकि आहान के उस फ्लो पर आहान के साइड में आना सभी का मना था। पर जब काफ़ी देर तक रूही और परी कुछ रोने की आवाज़ शांत नहीं होती है, तब सभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दोनों काफ़ी देर से रो रही थी और अगर ऐसे ही दोनों रोती रहेंगी तो पक्का उनकी तबीयत खराब होगी। एक मेड हिम्मत कर आहान को कॉल कर देती है, पर इस वक्त आहान एक मीटिंग में था, इसलिए वो फ़ोन कॉल को इग्नोर कर देता है। 2 घंटे बाद आहान अपनी मीटिंग खत्म कर विला के लैंडलाइन पर कॉल करता है। एक मेड जल्दी से कॉल रिसीव करती है। ये वही थी जिसने आहान को कॉल किया था। बोलो, आहान की कड़क आवाज़ आती है। वो मेड तो आहान की आवाज़ सुनकर ही अंदर तक कांप गई, पर हिम्मत कर उसने सारी बात आहान को बता दिया। व्हाट? जैसी ही उस मेड की बात खत्म हुई, आहान हैरानी से लगभग चीखते हुए बोला। आहान कॉल डिस्कनेक्ट कर सीधा विला के लिए निकल गया। थोड़ी ही देर में आहान विला पहुंच गया। आहान कार से निकल दौड़ते हुए विला के अंदर आया और सीधा अपने रूम में चला गया। आहान का रूम, आहान की नज़रें सीधा बेड पर जाती हैं। परी बेड पर सो रही थी, उसकी आंखें रोने की वजह से सूज गई थी। आहान एक नज़र रूम को देखता है, रूम पूरा खाली था। आहान परी को सोता छोड़ अपने रूम से निकल जाता है, पर जैसे ही वो गेट के पास पहुंचता है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आहान जल्दी से अपना सिर घुमा कर देखता है, जहां रूही गिरी थी, जहां आहान उसे रोता छोड़कर गया था, वहां से लेकर बेड तक उसके बाद दूर तक खून के निशान थे। आहान दौड़कर परी के पास जाता है। परी जो ब्लैंकेट से कवर थी। आहान ब्लैंकेट हटाकर परी को पूरा चेक करता है, पर परी के बॉडी पर कहीं भी चोट के निशान नहीं थे। मतलब साफ था चोट परी को नहीं बल्कि रूही को आई है। पर रूही है कहाँ? आहान परी को वापस से ब्लैंकेट से कवर कर रूम से बाहर आ जाता है। आहान देखता है, खून के निशान सीढ़ियों पर भी थे। आहान को अब रूही की टेंशन होने लगी थी। आहान हॉल में आता है। सभी सर्वेंट पहले से ही डरे सहमे एक साइड में खड़े थे। कहाँ है वो? आहान की एकदम रौबदार आवाज हॉल में गूंजती है। सभी सर्वेंट एक साथ बोले, प्रेसिडेंट मैम चली गई। हमने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, पहला मैम नहीं रुकी। उनकी हालत बहुत बहुत खराब थी। उनके पैरों से खून आ रहा था, साथ ही उनके होठों के किनारे से। धीरे धीरे सर्वेंट आहान को सारी बात बता देते हैं, पर आहान तो जैसे सब सुनकर बिल्कुल सन्न हो गया था। आहान एक भी पल रुके सीधा विला से निकल गया। शाम 4 बजे आहान रूही को हर जगह ढूंढ चुका था, पर रूही उसे कहीं नहीं मिली। आहान को पहले लगा कि रूही अपने अपार्टमेंट में होगी, पर वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि रूही वहां कल रात से ही नहीं आई है। आहान आधे घंटे रूही का इंतजार भी करता है, पर जब रूही तब भी नहीं आई, तब आहान हर एक हॉस्पिटल और हर होटल को अपने गार्ड को भेज रूही का पता लगाने बोलता है, पर अंत में उसे निराशा ही होने लगी। आहान ने रूही कल हर जगह ढूंढ लिया था, यहाँ तक कि उसने एयरपोर्ट पर स्टेशन भी अच्छे से चेक करवा लिए थे। रूही का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। आहान को अब रूही की फिक्र होने लगी थी।
उसे अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने रूही पर हाथ क्यों उठाया, पर अब ये एहसास होने में बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ विशाल और शालू दोनों होटल डायमंड में एक रूम की बालकनी में बैठे थे। विशाल गुस्से से अपने दांत पिसते हुए बोला, आखिर ये रूही गई कहाँ? कल से उसका कोई पता नहीं है, यहाँ तक कि वो अपने अपार्टमेंट में भी कल रात से नहीं गई है। आसमान निगल गया या जमीन खा गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। शालू विशाल को इतना गुस्सा करते देख उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, विशाल तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? जाने दो उसे, आज नहीं तो कल तो तुम्हारे पास ही आएगी। विशाल एक नज़र शालू को देखता है, उसके बाद उसके हाथ को पकड़ उसे रूम में ले जाते हुए बोला, हम बात तो सही है, तुम चलो मेरे साथ। शालू विशाल की बात सुनते ही विशाल से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, विशाल प्लीज, मुझसे अब और नहीं होगा, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे दर्द भी हो रहा है। विशाल शालू की बात सुनकर रुक जाता है, फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, पर उस बार मैं धीरे धीरे करूंगा, ज्यादा दर्द नहीं होगा। पर शालू इसके लिए तैयार नहीं थी। सुबह से ही विशाल ना जाने कितनी ही बार उसके साथ वो सब कर चुका था। हर बार वो यही बोलता कि इस बार धीरे धीरे आराम से करूंगा, पर जैसे ही वो शुरू करता, कुछ ही देर में वो इतना ज्यादा रफ और वाइल्ड हो जाता है कि शालू को उसे झेलना मुश्किल हो जाता है। शालू का अभी ये करने का बिल्कुल मन नहीं था, पर विशाल उसे जबरदस्ती अपने साथ रूम में ले आया। एक छोटा सा कॉटेज में एक रूम में बैठी रूही बस रोए जा रही थी। उसे अहान का बिहेवियर बहुत हर्ट कर गया था। ऊपर से अहान की एक बेटी थी, मतलब अहान शादीशुदा था। शादीशुदा होने के बाद भी वो उसके साथ फिजिकल हुआ। रूही का दिमाग ये सब सोच सोच कर ही फटा जा रहा था। रूही जिस कॉटेज में अभी थी, ये कॉटेज शहर से बाहर था और इस बारे में किसी को भी पता नहीं थी। रूही ने ये कॉटेज मुंबई आने से पहले ही लिया था, इसलिए अहान भी इस बारे में पता नहीं लगा पाया। अहान ने रूही के मुंबई आने के बाद के सारे इन्फॉर्मेशन निकलवाए थे, बस यही वजह थी कि अहान रूही को नहीं ढूंढ पाया। इधर रूही खुद को साफ कर अपनी बॉडी पर टॉवल लपेट कर बेड पर बैठी थी। उसके होंठ में डॉक्टर की दी हुई दवा थी और रूही एक टक इस दवा को देखे जा रही थी। रूही रोना तो चाहती थी, पर ऐसा लग रहा था कि उसके आंसू भी अब सूख गए थे। रूही इन 2 दिनों में जितनी हट हुई थी, उतना वो तब हुई थी जब रूही के मम्मा और पापा उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। रूही इस वक्त जिस तकलीफ से गुजर रही थी, शायद ही कोई समझ पाए। रूही की नज़र अपनी बॉडी पर डालती है, उसके बाद उस दावा को देखती है। रूही एक दर्द भरी मुस्कान के साथ उस दावा को खुद से दूर फेंक देती है और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर सोने की कोशिश करने लगती है। अगली सुबह अहान अब तक विला नहीं लौटा था। अहान अपने होटल ब्लू हॉट के बार में बैठा था। उसकी आंखें पूरी रेड हो चुकी थी। रात से ही कोई भी होटल स्टाफ उस एरिया में नहीं गया था जहां अहान था। अहान ड्रिंक करते हुए रूही के बारे में ही सोच रहा था और बार बार अपने फोन को देख रहा था। दूसरी तरफ रूही का अपार्टमेंट साक्षी अब तक रूही के वापस अपार्टमेंट न आने की वजह से बहुत परेशान हो गई थी। साक्षी कल रात से ही बहुत बार रूही को कॉल कर चुकी थी, पर उसके एक कॉल का भी रूही से कोई जवाब नहीं मिला। मिलता भी कैसे? रूही का फोन तो उस पार्टी में गुम हो चुका था और रूही बिना फोन के ही उस कॉटेज में थी, जिसका पता किसी को नहीं था। कॉटेज में रूही बेड पर लेटे लेटे ऊपर छत की ओर देख रही थी। रूही के आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स दिख रहा था, मानो रूही रात भर सोई ना हो। काफी देर तक रूही यूं ही पड़ी रही, फिर हिम्मत कर वो बेड से उठी और बाथरूम में चली गई। होटल ब्लू हॉट। अहान इस होटल की बार से निकल सीधा अपने विला चला जाता है। अहान अब भी हल्के हल्के नशे में था। उसकी आंखें पूरी लाल हो रखी थी, जो रात भर ना सोने की दस्ता जाहिर कर रही थी। अहान विला पहुंचता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। परी इस वक्त अपनी नैनी के साथ गार्डन में थी, इसलिए वो अहान को आता हुआ नहीं देख पाई और अहान भी इस हालत में परी के सामने नहीं जाता चाहता था, इसलिए वो सीधा अपने रूम में जाकर बाथरूम में चला गया। कॉटेज में रूही फ्रेश होकर बाहर आती है। उसने एक ढीली सी टी शर्ट और लोअर पहन रखा था। रूही शीशे के सामने खड़ी अपने बालों को बांध रही थी। 2 दिनों से ठीक से बाल ना सुझाने की वजह से उनके बाल काफी उलझ गए थे। रूही को उन बालों को सुझाने में काफी समय लगता है। रूही जब बालों को पूरा सुलझा लेती है, तब मिरर के सामने से हटकर अपने रूम से बाहर चली जाती है। रूही रूम से निकल किचन में चली जाती है। रूही बहुत धीरे धीरे चल रही थी, उसे चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी, पर फिर भी वो अपनी जिद से अहान की दी हुई दावा को यूज नहीं कर रही थी। रूही किचन में जाती है और सामान देखने लगती है। रूही जल्दी